हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। जो भी स्टूडेंट एनसीईटी आईटीपी की तैयारी कर रहे हैं साल 2025 के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिनका डोमेन में रहने वाला है, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये क्लास नंबर 10 है। अगर आपने बाकी के 9 क्लास नहीं देखे, 9 क्लास नहीं देखे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक एक करके आप वीडियो को प्ले करके शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 10 है और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये सब टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है वो भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं और पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, या इस वीडियो से रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं जो कि एनसीईटी या सीयूईटी से रिलेटेड हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। गाइज, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये यूनिट नंबर 5 जो सब सेक्शन है 2 का, ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है एनसीईटी का। तो ये ज्योग्राफी का जो सेकंड सेक्शन है उसका 5 नंबर यूनिट का ये सिलेबस है और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा क्लास में। तो अब चलिए एक एक टॉपिक पे हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहला जो है एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन में होता है कि क्या कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, हैवी इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, इसमें काफ़ी ट्रैफिक होता है जो कि गाड़ियों की वजह से लगता है, काफ़ी उससे प्रॉब्लम होती है। डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग इन अर्बन एरियाज लीड टू हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसके वजह से क्या होता है, हाई ट्रैफिक की वजह से इनमें फ्यूल बर्निंग यानी कि जो धुएँ निकलते हैं गाड़ियों की, उससे जो एयर पॉल्यूशन है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। अगर हम बात करें और एयर पोल्यूशन कौन कौन से कारणों से हो सकता है, तो जो फैक्ट्रियों से निकलती है धुएँ उससे भी हो सकती है। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से होती है। और अनथ्रेटेड सीवेज जो होते हैं उसके थ्रू भी काफ़ी गंदगी जो चली जाती है नदी वगैरह में, नाले वगैरह के माध्यम से, आप शहरों में देखते होंगे, तो उसके थ्रू भी होती है। इसके बाद एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो होता है वो भी एक एग्रीकल्चर रन ऑफ समझ सकते हैं कि जो खेती में काम होता है उससे रिलेटेड है वो, और जो वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल होता है उससे भी समस्या बढ़ जाती है। द जोग्राफिकल लेआउट ऑफ रिवर सिस्टम एंड proximity to industrial और agricultural areas influence that the extent of pollution। तो ये सभी कारक जो हैं वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इसके बाद लैंड पोल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लैंड पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इनप्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होता है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एंड ओवर रस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड माने जो फर्टिलाइज़र का हेवली इस्तेमाल हो रहा है इस समय, उसके वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है। इसके बाद पेस्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक वगैरह का यूज़ होता है उसके वजह से काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है, और जिसके वजह से लैंड पोल्यूशन होता है, जो कि हिंदी में जिसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। अपशिष्ट निष्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट और उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को दूषित करता है। मिट्टी के प्रकार, ढलान और जल निकासी पैटर्न जैसे भौगोलिक कारक प्रदूषकों को प्रचार और प्रसार को प्रभाव को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है वेस्ट जनरेशन। तो इसमें रैपिड अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण तेजी से हो रहा है उसके वजह से होता है। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न एंड लीड द मैसिव इंक्रीज ऑफ अर्बन वेस्ट। तो जो शहर है, शहरों में रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरी बस्ती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसके वजह से जो चेंजिंग कंजप्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो कंजप्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। मैसिव लेवल पे जो इंक्रीज हो जाती है अर्बन वेस्ट यानी कि शहरी कचरा, प्रदूषण वगैरह, इससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिटी, इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। उसके बाद आता है आपका पुश एंड फुल फैक्टर जो होता है
उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो रूरल पॉवर्टी, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपका आता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल डिसग्रेडिएशन पुश पीपुल टू अर्बन एरियाज़। तो पुश एंड पुल जो फैक्टर है, पुश और पुल कारक, जैसे कि गांव में गरीबी है उसके वजह से शहरों में क्या होता है, इमिग्रेशन होता है। कारण है कि लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी कारण है। इसी से गांव में क्या होता है, इमिग्रेशन होता है शहरों की तरफ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो जो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, खास करके जो युवावादी है, जो काम कर सकती है, वे लोग पुश एंड पुल फैक्टर पे काम करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है अर्बन ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, इस टॉपिक पे आए हैं हम अभी। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड टू रैपिड अर्बन एक्सपेंशन। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, मतलब कि जो गांव से शहरों की तरफ लोग माइग्रेट करते हैं, यानी कि पलायन करते हैं, तो वो रैपिड लेवल पे यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सपेंशन इस समय कर रहा है। ऑफ्टन अनप्लान्ड लेवल पे ये होता है, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती शहरों में इसके लिए। काफ़ी तेज़ी से शहरों की जनसंख्या इसी की वजह से बढ़ जाती है। इसके बाद लिखा हुआ है गाइज की ग्रोथ ऑफ स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट। सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया था। अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट का जब मैं क्लासेस ले रहा था तो उसमें इस बारे में आपको बताया था कि स्लम्स हो जाते हैं निर्माण। स्लम मतलब झोपड़पट्टी समझ सकते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। जो गांव से गरीब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनके पास उतना पैसे होते नहीं कि वो बेहतर जो फ्लैट्स हैं वगैरह है सिटीज़ में अफोर्ड कर सके। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती है और कई सारे समस्याग्रस्त होती है। जब मैं क्लासेस ले रहा था रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने एक मुंबई का स्लम के बारे में बताया था, जो इसका नाम धारवी है। उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, धारवी के बारे में भी। तो वो उस प्रकार का जो स्लम एरियाज़ होते हैं डेवलप हो जाते हैं। और ये किस कारण होते हैं, मैंने आपको ऊपर में बता दिया है कि रूरल जो गांव में गरीबी होती है और लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसकी वजह से ये सब होता है। इसके बाद है कि द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए सिटी, द टोपोग्राफी एंड अवेबिलिटी ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ पैटर्न। शहरी विकास, ग्रामीण शहरी प्रवास से शहरी विस्तार में तेजी आती है, जो अक्सर अनियोजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप झुग्गी झोपड़ी और अनौपचारिक बस्तियां विकसित होती हैं। किसी शहर की भौगोलिक स्थिति, उसकी स्थलाकृति और भूमि की उपलब्धता उनके विकास पैटर्न को क्या करता है, प्रभावित करता है। अनप्लान्ड वे में अगर काम होगा तो क्या ग्रोथ पैटर्न पे भी क्या होगा, उससे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था अर्बन ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्लम, झुग्गियों की समस्या। तो झुग्गियों की समस्या के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कारण हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल जो होते हैं, रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होती है, ये सब कारण हो सकते हैं। स्लम डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। इसके बाद अर्बन प्लानिंग एंड सिटीज़ ऑफ एब्जॉर्ब टू ग्रोइंग माइग्रेंट पॉपुलेशन। जोग्राफिकल फैक्टर के बारे में बात करें तो लाइफ प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल एरियाज, फ्लड प्लान्स। इसके बाद भी काफ़ी सारे रीज़न आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। लिविंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्लम्स जो होते हैं, जो झोपड़पट्टी होती है, उसमें जो लोग होते हैं आमतौर पे कम आय वाले लोग होते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से जीवन अपना जीते हैं, काफ़ी ख़राब तरीके से अपना जो है जीवन जीते हैं। क्योंकि उनमें मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है, बाथरूम वगैरह की, वो भी नहीं होती कई जगहों पे। तो काफ़ी सारी दिक्कत उससे हो जाती है। क्लीन वाटर की भी समस्या होती है और इससे भी कई सारी बीमारी होती है, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो भूमि क्षरण। तो इसमें क्या है कि द सॉइल इरोजन हो गया, और शहरों को बसाने के लिए तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को कटाई किया जाता है, जंगलों को कटाई की जाती है खेती करने के लिए, अलग अलग कारणों के लिए, शहरों को बसाने के लिए। तो ये सारे शहर में इससे क्या होता है, काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज भी होने शुरू हो जाते हैं और भी काफ़ी सारी दिक्कतें इससे शुरू हो जाती है, जिसका डिटेल आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लास ख़त्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पे इस PDF को अपलोड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और NCERT से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, CUET से रिलेटेड भी, मुझे पता है कि CUET के फॉर्म आने वाला है और NCERT का भी आने वाला है, तो जो बच्चे NCERT की प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली CUET का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न जो है सेम ही है सिलेबस, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होगा और मार्किंग स्कीम जो है अलग अलग होगी। NCERT में क्या है, कई चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी है, जो मैं क्लासेस अभी करा रहा हूँ ये डिटेल में नहीं है। जब CUET की तैयारी होगी तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक चीज़, क्योंकि उसका लेवल अलग है और इसका अलग लेवल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया भूमि क्षरण के बारे में, इसमें वनों की कटाई वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं लिखा है, सॉइल इरोजन के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके बाद है आपका मृदा क्षरण, मतलब लैंड के बारे में, एरिड द सेमी एरिड रीजन लैंड ऑफ डिसर्टिफिकेशन एंड categorized by loss of vegetation cover, soil infertility and reduced agriculture productivity. Geographical factor like climate, soil type and land use practices contribute to डिसर्टिफिकेशन। इससे क्या होता है, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में भूमि क्षरण से मरुस्थलीय यानी कि ऐसे एरियाज के ज़्यादा निर्माण हो जाता है जिसमें खेती नहीं हो सकती, जैसे कि मरुस्थल आप कह सकते हैं, जो कि राजस्थान में है, उसमें खेती नहीं किया जा सकता, रेगिस्तान हो जाता है और इसके वजह से काफ़ी प्राकृतिक नुकसान होता है, जिसमें वनस्पतिक आवरण का जो है ह्रास, मृदा और बांझपन और कृषि उत्पादकता में कमी शामिल है। जलवायु, मृदा प्रकार और भूमि उपयोग प्रथाओं जैसे भौगोलिक कारक मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी जियोग्राफिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा प्राइमरी जो है फैक्टर नहीं है, जियोग्राफिकल फैक्टर, जो कि एयर पोल्यूशन में अर्बन एरियाज में रोल नहीं करता है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा प्रॉक्सिमिटी टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर्स मॉडरेटिंग टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाटर एंड लैंड पॉपुलेशन। अनुचित, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट लैंड बाय क्रिएटिंग लैंड फिल्स एंड क्लाइमेट कंटिमेटेड साइट्स इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस ऑफ्टन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पुश फैक्टर इन रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विस इन रूरल एरियाज़। इसके बारे में जो रूरल सेटलमेंट था ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्या होता है पुश फैक्टर, ये आप जाके ऊपर में भी देख सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो मैंने 3-4 कराए, इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये प्रीवियस ईयर के PYQ के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है। आगे भी इस टॉपिक पे मैं MCQs लगाते रहूँगा और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।